हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू करेंगे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। आज हम शुरू करने वाले हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए अगर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को डिफाइन करें तो हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन वह रिएक्शन होती है जिसकी रिएक्शन रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। वापस रिपीट कर देता हूँ, वह रिएक्शन जिसकी रिएक्शन रेट जो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। तो देखिए यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है। अब यहाँ पर हम इसके डिफरेंट एस्पेक्ट समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें सिंपल रिएक्शन को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पर रिएक्टेंट जो है उसको हमने आर से रिप्रेजेंट किया है और क्या रिएक्शन करके बना रहा है प्रोडक्ट। तो ये हमने सिंपल सी रिएक्शन रिप्रेजेंट कर दी कि रिएक्टेंट जो है रिएक्शन करके क्या बना रहा है प्रोडक्ट। अब यहाँ पर आप जो है हम आज जो डिस्कस करेंगे ज़ीरो ऑर्डर में वो आपके कुछ एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके पहला एस्पेक्ट है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। अगर हम ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन जो है उसको अगर डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के फॉर्म में शो करें तो कैसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके दे रखा है -dr/dt। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको नोटेशन क्लियर होने चाहिए कि जो आपको यहाँ पर हम नोटेशन काम में ले रहे हैं या जो सिंबल काम में ले रहे हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। तो मैं साइड में आपको बता देता हूँ कि ये जो आपने आर लिया है स्क्वायर ब्रैकेट में, ये है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, क्या है ये, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, मतलब किसी समय टी पर अभिकारक की जो सांद्रता है उसको आपने आर से शो करा है, ठीक है, आर स्क्वायर ब्रैकेट से, ठीक है। अब यहाँ पर आप आर का जो दूसरा नोटेशन है जो मैं काम में लूँगा वो आप ले सकते हो a-x। क्या ले सकते हो, a-x। तो यहाँ पर आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a-x भी लिख सकते हैं, आगे लिखेंगे हम। तो a-x जो है वो भी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। अब यहाँ पर वापस से मैं बता देता हूँ दूसरा नोटेशन a और r0। दूसरा जो नोटेशन हम काम में लेंगे वो है a और r0। अब a और r0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। मतलब क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, रिएक्शन की शुरुआत में जो अभिकारक की सांद्रता है उसको हमने किससे बताया, ए से। किससे बताया, ए से, या हम कह रहे हैं R0। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जब हम रिएक्शन शुरू कर रहे हैं तो जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो क्या है, ए या R0 जिससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और किसी समय टी पर जो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या तो सिंपल आर स्क्वायर ब्रैकेट में या a-x। अब देखिए आपको क्लियर हो गया कि a क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और a-x क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता सकता हूँ, जो x है उसको हम क्या कह सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, उसको हम क्या कह सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम t। इसका मतलब x क्या है, उत्पाद की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम t। किसी समय t पर प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है उसको हम x से बता रहे हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो a-x का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, वही r का मतलब है। R0 या a का मतलब है इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता, और x का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब देखिए हम वापस से आते हैं इस फॉर्मूले पे। तो यहाँ पर ये क्या है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है। देखिए आप अभी हम जितने भी ऑर्डर पढ़ेंगे, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ये तीनों आपके सिलेबस में दे रखे हैं। तो वहाँ पर हम उनकी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन भी पढ़ेंगे और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ेंगे, दोनों आपको आनी चाहिए। तो देखिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन जो है वो कैसे रिप्रेजेंट कर रखी है, -dr/dt। अब देखिए अगर आपको ध्यान हो तो हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के सेंस में रिएक्शन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा -dr/dt, रिएक्टेंट के सेंस में इसलिए माइनस है, ठीक है। इसको इसने लिख रखा है इक्वल्स टू k0। रेट लॉ की बात करें तो एक रेट कांस्टेंट आता है, वो k आ गया। अब देखिए वैसे तो रेट कांस्टेंट को k से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आपको क्योंकि याद रहे या आपके लिए कन्वीनियंट रहे तो मैं ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसमें नोटेशन लगा दूंगा। तो जैसे जीरो ऑर्डर की बात करें तो मैंने जीरो लगा दिया, ठीक है। आप चाहो तो सिंपल k भी कह सकते हो। तो हमने क्या कहा, -dr/dt इक्वल्स टू k0
आर की पावर, अब देखिए अगर सिंपल रेट लो अगर आपको याद हो तो हमने लिखा था रेट इक्वल्स टू के रिएक्टेंट की पावर एन, ये हमने सिंपल रेट लो पढ़ा था। एन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आपको डिफरेंशियल रेट लो पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये सबसे कॉमन है। रेट इक्वल्स टू के और रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन उसकी पावर एन। एन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पर हम कौन सी ऑर्डर की बात करें? जीरो ऑर्डर की, तो जो पावर है वो क्या आ गई? जीरो। ठीक है, अब देखिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एट टाइम टी पर आर है, तो मैंने आर नोटेशन ले लिया इक्वल्स टू के नॉट। अब के नॉट क्यों आया? किसी की भी पावर अगर आप जीरो करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? 1। उसकी वैल्यू कितनी आती है? 1। तो आर नॉट की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई, तो ये इक्वल्स टू किसके आ गया? के नॉट के। तो फाइनली जो आपके रेट है, यहाँ मैं लिख देता हूँ रेट, जिसको आप v से बताते हो, वो क्या है? माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू के नॉट आर की पावर 0 इक्वल्स टू के नॉट। ठीक है, के जीरो आपके आ गया। अब के जो है वो क्या है? रेट कांस्टेंट है, और रेट कांस्टेंट मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट होता है किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, किन किन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता। मैंने आपको बताया था अगर टेम्परेचर चेंज करोगे, कंसंट्रेशन चेंज करोगे, प्रेशर चेंज करोगे या टाइम चेंज करोगे, वहाँ पर के चेंज नहीं होता है। ठीक है, समझ आई बात? इसको हम कैसे बता सकते हैं? ऑल्टरनेट वी ले लिया। अब देखिए ये तो रिएक्टेंट की बात थी, हमने प्रोडक्ट के सेंस में कह दिया डी एक्स बाई डी टी, आना वही है। रेट जो है आपके रेट लॉ के अकॉर्डिंग, चाहे आप रिएक्टेंट के सेंस में कहो चाहे प्रोडक्ट के सेंस में कहो, फॉर्मूला सेम आएगा। तो हमने क्या देखा? जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन आ रही है फाइनली वो किसके बराबर आ रही है? v इक्वल्स टू के नॉट। फाइनली अगर हम कहें कि जीरो ऑर्डर के लिए जो आपके रेट आ गया है, रेट के लिए हम नोटेशन v काम में ले रहे हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग हो सकता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, v है या स्मॉल r भी आप कह दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। v इक्वल्स टू के नॉट। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जीरो ऑर्डर का जो रेट लॉ का फॉर्मूला आ रहा है ये आपके आ रहा है v इक्वल्स टू के नॉट। अब इस फॉर्मूले से आपको क्या ध्यान रखना है कि जो रेट है वो क्या है? कांस्टेंट है। रेट जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसके जो फॉर्मूला है उसमें के आ रहा है, के कांस्टेंट है। अब के जिस जिस चीज़ से कांस्टेंट है, रेट भी उसी चीज़ से कांस्टेंट रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप कंसंट्रेशन चेंज करते हो तो के चेंज नहीं होता, तो रेट भी चेंज नहीं होगी जीरो ऑर्डर के केस में। टाइम के साथ रेट चेंज नहीं होगी, कंसंट्रेशन के साथ रेट चेंज नहीं होगी, प्रेशर के साथ, वॉल्यूम के साथ रेट चेंज नहीं होगी। तो आपको क्या ध्यान रखना है? जीरो ऑर्डर इकलौता ऐसा ऑर्डर है जहां पर रेट जो है वो कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपके इंपॉर्टेंट है कि जो रेट है वो कांस्टेंट आ रही है किसके लिए? जीरो ऑर्डर के लिए। किसके लिए? जीरो ऑर्डर के लिए। आगे दे रखा है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब देखिए आप चाहे जीरो ऑर्डर पढ़ो, चाहे फर्स्ट ऑर्डर पढ़ो, चाहे सेकंड ऑर्डर पढ़ो, सबके लिए आपको दो फॉर्मूले पढ़ने हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। अब देखिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में क्या दे रखा है? फॉर्मूला है R इक्वल्स टू आर नॉट माइनस के टी। देखिए वैसे सिंपल फॉर्मूला होता है, वो अभी मैं डिराइव करूंगा आपके लिए, तो वहाँ पर आपको और क्लियर हो जाएगा। आपको क्या है? दोनों याद रखने हैं। वैसे तो ये ज़्यादा याद नहीं रखना, लेकिन फिर भी ग्राफ आपको समझना होगा वो कंसंट्रेशन का, तो ये आपके काम आता है। तो यहाँ मैंने लिखा R इक्वल्स टू आर नॉट माइनस के टी। अब आपको मैंने नोटेशन बता दिया कि R का मतलब क्या है। R का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t इक्वल्स टू आर नॉट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट t0 या इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। के नॉट क्या है? रेट कांस्टेंट, किसका? जीरो ऑर्डर का। टी क्या है? टाइम। अब यहाँ पर आपको मैंने दूसरे नोटेशन पे भी दूसरे नोटेशन काम में लेते, वो मैं काम में ले लेता हूँ। यहाँ पर आर जो है वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, जिसको मैं a माइनस एक्स लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? a माइनस एक्स। और आर नॉट जो है उसको मैं a लिख सकता हूँ माइनस के नॉट टी। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने देखा ये a जो है क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो माइनस है ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनली क्या आ जाएगा? x इक्वल्स टू के नॉट टी। तो ये मेनली बुक्स में ये लिखा होता है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो है जीरो ऑर्डर की, वो क्या लिखा होता है? x इक्वल्स टू के नॉट टी। अब x का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम t। ठीक है, x का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम t, या आप इसको ये भी कर सकते हो कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। मतलब t समय में प्रोडक्ट की सांद्रता या t समय में रिएक्टेंट की सांद्रता में कमी। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों फॉर्मूले आप याद कर सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है? x इक्वल्स टू के नॉट टी। अब ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपको ग्राफ समझने में हेल्प करेगा।
देखिए वैसे तो जितने भी ग्राफ हैं जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ये हम जब हम ऑर्डर मेथड टू आइडेंटिफाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखेंगे वहाँ पर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम जो है एक ग्राफ समझ लेते हैं R इक्वल्स टू R0 माइनस के टी। अब यहाँ पर अगर हम ग्राफ की बात करें तो मैंने क्या कहा, यहाँ पर मैंने ले लिया T और यहाँ पर मैंने ले लिया कंसंट्रेशन। क्या ले लिया? कंसंट्रेशन किसकी? रिएक्टेंट की। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को आप A माइनस एक्स लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो R, ठीक है, जो भी आप नोटेशन लेना चाहो। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये जो ग्राफ आ रहा है इसका, तो ये जो इक्वेशन फॉलो कर रहा है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी। अब देखिए ये मैथमेटिकल इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की, मैं आपको और समझा दूंगा आगे जब पढ़ाऊंगा। तो y जो है y एक्सेस को बता रहा है, x जो है वो x एक्सेस को बता रहा है, m जो है वो स्लोप को बताता है, जिसको हम हिंदी में ढाल कहते हैं। अगर प्लस है तो पॉजिटिव स्लोप आएगा, माइनस है तो नेगेटिव स्लोप आएगा, और c जो है वो इंटरसेप्ट है, हिंदी में कहते हैं अंतःखंड। तो जब आप इस इक्वेशन को मैथमेटिकल इक्वेशन के हिसाब से जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ इसका ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे ग्राफ आएगा, आगे तक जा सकता है, जीरो हो जाएगा। इसको आप चाहो तो और आगे तक बना सकते हो, स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या है कि जब आपकी t जीरो है, जब आपकी क्या है t जीरो, तो जब आप t को जीरो करेंगे तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, तो r जो है वो किसके बराबर आएगा? R0 के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपकी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी थी? R0। और जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे जैसे टाइम लैप्स हो रहा है, वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? कम हो रही है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्ट्रेट लाइन में कम हो रही है। क्या इंपॉर्टेंट बात है? स्ट्रेट लाइन में कम हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो स्ट्रेट लाइन में कम हो रही है। अब स्ट्रेट लाइन कम होने से फ़र्क क्या पड़ेगा? अगर आपको ध्यान हो तो हमने जो स्टार्टिंग वाला वीडियो देखा था वहाँ पर हमने कंसंट्रेशन को ऐसे कम किया था। मैंने आपसे क्या था, मैक्सिमम रिएक्शन में ऐसे कम होता है, लेकिन एक्सेप्शन है। देखिए क्योंकि जीरो ऑर्डर जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसका मतलब जो स्लोप आ रहा है चेंज इन कंसंट्रेशन का वो पूरे के पूरे ग्राफ में सेम आ रहा है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जो नॉर्मल ऑर्डर होते हैं फर्स्ट सेकंड, वहाँ पर ग्राफ ऐसे आता है, लेकिन जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ ऐसे आता है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि जो आपके ग्राफ आएगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का और टाइम का स्ट्रेट लाइन आएगा। और इससे चीज़ क्या क्लियर हो रही है कि स्ट्रेट लाइन का मतलब रेट जो है पूरी रिएक्शन के दौरान सेम है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है। x इक्वल्स टू के नॉट टी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। x क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम t, या फिर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कमी t समय पर। अब देखिए आगे दे रखा है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ को जो है हम टी हाफ से डिनोट करते हैं, या फिर हम टी 50% भी कहते हैं। हाफ लाइफ की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी कि अगर हम बात करें तो ज़ीरो ऑर्डर के अलावा जब हम बाकी रिएक्शन को देखते हैं तो वो 100% कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लेती है। कितना टाइम लेती है? इनफाइनाइट। जबकि आपके ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है बहुत जल्दी जो है कंप्लीट हो जाती है। तो अगर आपको अलग अलग ऑर्डर रिएक्शन जो है उनको कंपेयर करना हो तो वहाँ पर कंपेयर करने के लिए हम हाफ लाइफ की बात करते हैं। अब हाफ लाइफ का मतलब क्या है? हाफ लाइफ का मतलब, क्योंकि नाम में दे रखा हाफ लाइफ मतलब अर्ध आयु। अर्ध आयु का मतलब क्या है? वह समय जिसमें रिएक्शन जो है वो आधी कंप्लीट हो जाए, या फिर हम कह सकते हैं कि वह समय जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी रह जाए? आधी रह जाए, इनिशियल कंसंट्रेशन की। इसको हम डिनोट करते हैं टी हाफ से। अब देखिए यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला निकालें टी हाफ का, किसके लिए? जीरो ऑर्डर के लिए, तो हम सबसे पहले देखेंगे, अभी हमने देखा था इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन x इक्वल्स टू के नॉट टी, ये हमने देखा था x इक्वल्स टू के नॉट टी। अब इस फॉर्मूले से अगर आप t निकालें तो t क्या हो जाएगा? x अपॉन के नॉट। ये हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से फॉर्मूला निकाल लिया। अब क्योंकि कंडीशन हमने क्या कहा है? टी हाफ। अब टी हाफ का मतलब क्या है? टी हाफ ये है कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा रिएक्टेंट क्या बना रहा है? प्रोडक्ट। जब t ज़ीरो था, क्या था? जब t ज़ीरो था तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैंने कहा मान लीजिए a थी और प्रोडक्ट की कितनी थी? ज़ीरो, ठीक है। मैंने आपको बता रखा है, ए नोटेशन मैं काम में लूँगा। फिर मैंने कहा टी जो है टी हाफ हो गया। कितना हो गया? टी हाफ। तो टी जो है टी हाफ हो गया। इसका मतलब आप कह सकते हो कि जो a माइनस एक्स है, क्योंकि किसी भी समय टी पर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन किससे बताते हैं? a माइनस एक्स। अब a माइनस एक्स जो है वो किसके बराबर हो गया? a/2 के।
किसके बराबर हो गया, a बाय टू के। क्यों, क्योंकि आपके जो कंसंट्रेशन बची है वो कितनी बची है, आधी, किसकी, प्रारंभिक की। तो इनिशियल कितनी है, a, और बची कितनी, आधी, मतलब a बाय टू। और प्रोडक्ट जो है वो भी हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा, a बाय टू। हम प्रोडक्ट की फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा, टी हाफ का जो कंसंट्रेशन आ रही है वो कितनी आ रही है, a बाय टू। तो यहाँ पर x जो है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है या फिर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कमी, दोनों कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे a माइनस एक्स जो है वो a बाय टू के बराबर आ रहा है। तो जो x होगा, x कैसे निकालेंगे, x उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा a माइनस ए बाय टू बराबर x। तो जो x है वो भी किसके बराबर आएगा, a बाय टू के। या फिर हम कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी कितना बन रहा है, a बाय टू। तो x का मतलब क्या था, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कमी। तो हमने क्या देखा, a माइनस एक्स अगर a बाय टू के बराबर आ रहा है तो जो x है वो हम यहाँ इधर ले गए, a माइनस टू इधर ले गए, और फाइनली क्या हो गया, x जो है a बाय टू के बराबर आ गया। अब इस x की वैल्यू को हम यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं। तो जब आप इसको रिप्लेस करेंगे तो मैंने क्या कहा, ये टी हाफ है, क्या है, टी हाफ, और एक x की जगह आपने क्या रखा, a बाय टू। तो फाइनली फॉर्मूला आ गया टी हाफ का a अपॉन टू के नॉट, टी हाफ इक्वल्स टू a अपॉन टू के नॉट। ये आपके हो गया टी हाफ का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि जो जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, a के। टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो टी हाफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर। अगर आप प्रारंभिक सांद्रता चेंज करेंगे किसकी, रिएक्टेंट की, तो आपके जो टी हाफ है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये सारे फॉर्मूले आपके काम आएंगे जब हम ऑर्डर निकालना सीखेंगे कि किसी रिएक्शन का ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। तो वहाँ पर अलग अलग मेथड आते हैं, एक ग्राफिकल मेथड होता है, एक हाफ लाइफ मेथड होता है। वहाँ पर हम इसको चेक करेंगे या देखेंगे, तो वहाँ पर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो हमने फाइनली क्या देखा, टी हाफ इक्वल्स टू a बाय टू के नॉट, और टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू a क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखिए, अभी हमने टी हाफ दिखा या हमने हाफ लाइफ निकाली जीरो ऑर्डर के लिए। अब हाफ लाइफ के कंसेप्ट के आधार पर अगर हम देखें 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। अभी हमने क्या कहा, 50%, टी हाफ का मतलब क्या था, 50%। अब मैंने क्या कहा, अगर 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है या कंप्लीट करवानी है तो उसके लिए कितना समय लगेगा। तो उसके लिए हम नोटेशन ले लेते हैं टी 3/4। 3/4 किसके बराबर है, 75% के बराबर है, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, और टी 75%। तो जैसे अभी हमने टी हाफ निकाला वैसे निकालेंगे। अभी हमने क्या देखा था, टी जो है वो है x अपॉन के नॉट के बराबर। x क्या है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमने वापस से देखा, ये रिएक्टेंट है, क्या बना रहा है, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या बना रहा है, प्रोडक्ट, ठीक है। t 0 पर इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, a, और इसकी कितनी थी, 0। अब मैंने कहा t जो है वो 3/4 है, टाइम कितना ले लिया, 3/4। तो यहाँ पर आप कहोगे a माइनस एक्स जो है, अब रिएक्टेंट जो है वो रिएक्शन जो है वो 3/4 कंप्लीट हो चुकी है, तो बचा कितना रिएक्टेंट, 1/4। 75% तो कंज्यूम हो गया, तो 1/4 का मतलब ये आएगा आपके a/4, और a/4 रिएक्टेंट बचा है तो प्रोडक्ट कितना बन गया, 3a/4। तो देखिए, अगर आपको रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कमी या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लगभग बराबर ही आती है, लगभग क्या बराबर ही आती है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, a माइनस एक्स बराबर a/4, तो आप a/4 इधर ले आइए, x इधर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3a/4 जो कि x के बराबर है। और हमने देखा प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है या जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में जो कमी आई है वो सेम है। बात समझ में आ गई। तो अगर हम बात करें कि जो t 75% है वो कितना आएगा, क्योंकि मुझे x को रिप्लेस करना है, x कितना आ गया, 3a/4। तो यहाँ पर आप कहेंगे t 3/4 इक्वल्स टू, अब आप जब वैल्यू पुट करेंगे x की तो ये आ जाएगी आपकी 3a/4, और k नॉट है साथ में, तो ये आ गया k नॉट। समझ में आई बात। अब इसको अगर हम कंपेयर करें तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3a/4 जो था इसको मैंने ऐसे लिखा 3/2 इंटू, अब देखिए 4 को मैं 2 × 2 लिख देता हूँ तो ये आ जाएगा a/2 k नॉट। अब आप देखेंगे a/2 k नॉट जो होता है वो किसके बराबर होता है, टी हाफ के बराबर। किसके बराबर होता है, टी हाफ के बराबर। तो यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ कि जो t 3/4 आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, 3/2 टी हाफ। किसके बराबर आ रहा है,
3/2 टी हाफ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में टी हाफ का समय लग रहा है तो 75% रिएक्शन कंप्लीट होने में 3/2 टी हाफ लगेगा, मतलब 1.5 गुना समय लगेगा। इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा कि जो रेट है वो सेम है, रेट जो है वो सेम है, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करी, टाइम पे डिपेंड नहीं करी। जिस रेट से रिएक्शन चल रही है उसी रेट से रिएक्शन हो रही है। तो हमने क्या देखा, अगर आप 75% का टाइम देखेंगे तो जो आपके टी हाफ है उसका 1.5 गुना आ रहा है, 3/2 टी हाफ, या आप 1.5 टी हाफ भी कह सकते हैं, 1.5 टी हाफ भी कह सकते हैं। ये आपको रिलेशन ध्यान रखना है, ये आपके काम आएंगे। देखिए मैंने अभी आपसे कहा था कि केवल जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसी है जो फाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो जाती है। उसके अलावा अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर, तो वहाँ पर 100% रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए इनफाइनाइट समय लगता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम जीरो ऑर्डर के लिए निकालें कि 100% रिएक्शन कितने समय में पूरी हो जाएगी, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। अब डायरेक्ट मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर मैंने कहा टी जो है वो हो गया आपके 100%। तो 100% का मतलब क्या है कि जो आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है A-X, वो किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर। क्योंकि 100% रिएक्शन का मतलब रिएक्टेंट पूरा कंज्यूम हो गया है और पूरा का पूरा प्रोडक्ट बन गया है जो कि A के बराबर है। अब यहाँ पर A-X 0 आ रहा है, इसका क्या मतलब है, A-X 0 आ रहा है, इसका मतलब x जो है वो A के बराबर है, x जो है वो क्या है, A के बराबर है। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे t 100%, या सिंपल t की बात करें तो आपने कहा था x/K0, और t 100% की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आपने x की जगह क्या रख दिया, a/K0। अब आपने ये देखा था कि जो टी हाफ होता है वो होता है A/2K0। तो अगर मैं इसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूँ, 2 से डिवाइड भी कर दूँ, तो ये आपके A/2K0 जो है वो किसके बराबर हो गया, टी हाफ के बराबर। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ t 100% बराबर 2 टी हाफ। इसका मतलब क्या हुआ कि 0% रिएक्शन, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है उसको 100% कंप्लीट होने के लिए 2 हाफ लाइफ लगती है। कितनी लगती है, 2 हाफ लाइफ। मतलब 2 हाफ लाइफ के समय में वो रिएक्शन क्या होती है, 100% कंप्लीट हो जाती है, केवल जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। बाकी कोई भी रिएक्शन जो है वो 2 टी हाफ में या फाइनाइट टाइम में कंप्लीट नहीं होती है। अब देखिए सुनने में अजीब लगता है कि कोई रिएक्शन है जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो अगर देखा जाए तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है बहुत ही रेयर होती है, स्पेसिफिक कंडीशन में होती है। बाकी जितनी भी रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर नहीं होती, उसका कोई ना कोई ऑर्डर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जीरो ऑर्डर के एग्जाम्पल है वो स्पेशल कंडीशन में है। अब स्पेशल कंडीशन में यहाँ पर 2 कंडीशन है, एक तो है फोटोकेमिकल कंडीशन यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन के लिए, और बाकी जो आपके हेटेरोजीनस कैटालाइसिस का एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, हेटेरोजीनस कैटालाइसिस का एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल जो है इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। अब सबसे पहले तो आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, एक होता है टर्म अमाउंट, ठीक है, और एक होता है टर्म कंसंट्रेशन। ये दोनों टर्म जो है देखने में एक जैसे लगते हैं, सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन अलग अलग है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 मोल हैं या 10 मोल हैं, तो ये जो बता रहा है ये किसको बता रहा है, अमाउंट को बता रहा है। लेकिन अगर मैं यहां पर कहूं 2 मोल पर लीटर, तो ये कंसंट्रेशन को बता रहा है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि अमाउंट में और कंसंट्रेशन में क्या डिफरेंस है। अब एक चीज और आती है कि एक तो हम कहते हैं सिंपल कंसंट्रेशन, या फिर कभी आपके लिखा हुआ होता है एक्टिव कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब हम रिएक्शन की बात करते हैं या जब रेट लॉ में हम कंसंट्रेशन मेंशन करना चाहते हैं तो वहाँ पर एक्टिव कंसंट्रेशन की बात होती है। एक्टिव कंसंट्रेशन का मतलब वह कंसंट्रेशन जो आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है, उसको हम कहते हैं एक्टिव कंसंट्रेशन। क्योंकि जीरो ऑर्डर के अगर आपको एग्जाम्पल समझने हैं तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो अमाउंट क्या है समझ में आ गया कि मोल कितने वो है, लेकिन जब हम कंसंट्रेशन की बात करें तो बात करें मोल पर लीटर की, ठीक है। वहीं पर हमने क्या कहा, एक्टिव कंसंट्रेशन वो कंसंट्रेशन है जो आपके रिएक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। अब हम एग्जाम्पल को समझते हैं। सबसे पहले तो आपको एग्जाम्पल याद करने, पहला एग्जाम्पल है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या बना रहा है, 2HCl। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो रिएक्शन होती है वो वाटर सेपरेशन में होती है। किस में होती है, वाटर सेपरेशन।
अब इसका मतलब क्या है वाटर सेपरेशन का? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब आप रिएक्शन करा रहे हो तो रिएक्शन जो है वो आपके वाटर सेपरेशन हो रही है। इसका क्या मतलब है, समझने के लिए हम सिंपल ऐसे देखते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये वाटर है, अब यहाँ पर क्या है, रिएक्शन हम करवा रहे हैं इसमें, ये मैंने कहा वाटर है। अब जब हमने रिएक्शन करवाना स्टार्ट किया तो इसमें हाइड्रोजन भी था और इसमें क्लोरीन भी था, और ये जो आपके एरिया आप वॉल्यूम दिख रहा है ये वाला जो एम्प्टी है या जो गैस से फिल है, वो कोई ना कोई वॉल्यूम की उसकी वैल्यू होगी। अब समझने के लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने कहा हाइड्रोजन के कितने मोल प्रेजेंट है स्टार्टिंग में, 10 मोल। अमाउंट की बात कर रहा हूँ मैं अभी, कितने मोल प्रेजेंट है रिएक्शन के स्टार्ट में 10, और मैंने कहा क्लोरीन के भी कितने हैं 10। तो ये मैंने कहा कि जब रिएक्शन स्टार्ट हुई थी तो दोनों के कितने मोल प्रेजेंट थे, 10 और 10, और साथ में इस कंडीशन में जो वॉल्यूम था, जो ये एम्प्टी स्पेस है जो गैस से, देखिए नीचे तो आपके क्या है वाटर सेपरेशन है, ठीक है, ये मैंने कहा वाटर सेपरेशन है। तो मैंने इजीनेस के लिए मैं क्या कह देता हूँ 10 लीटर, क्या है 10 लीटर। तो मैंने कहा जब रिएक्शन स्टार्ट हुई थी या स्टार्ट होने वाली थी तो हाइड्रोजन के मोल कितने थे 10 मोल, क्लोरीन के मोल कितने थे 10 मोल, और जो वॉल्यूम था वो भी कितना था 10 मोल। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन आएगी वो कितनी आएगी, स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन क्या होता है मोल पर लीटर, तो आपके हाइड्रोजन के मोल कितने हैं 10 डिवाइडेड बाय लीटर 10, तो ये कितना आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 1। कंसंट्रेशन कितनी आ गई 1 मोल पर लीटर। तो देखिए अमाउंट 10 मोल है लेकिन कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर आ रही है, मोल पर लीटर, ठीक है। सिमिलर कंडीशन है क्लोरीन के लिए, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्लोरीन की जो कंसंट्रेशन आ रही है वो आ रही है 10 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 1 मोल पर लीटर। समझ में आ गई बात? तो जब रिएक्शन स्टार्ट हुई थी तो जो कंसंट्रेशन थी हाइड्रोजन और क्लोरीन की वो कितनी थी 1 मोल पर लीटर। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन की जो सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में वो कम होती है, लेकिन HCl जो है वो आपके सॉल्युबल होता है। आपने देखा होगा लैब में जो है HCl जो है एसिड रखा रहता है, तो आपके दिमाग में आता होगा कि भाई जो HCl की फिजिकल स्टेट है वो क्या है, लिक्विड। ध्यान रखना HCl प्योर फॉर्म में गैस होती है, जो आपके लैब में रखा होता है वो उसका एक्वस सॉल्यूशन होता है क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। अब जब आपकी रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी तो मैंने कहा मान लो 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गई। कितनी रिएक्शन कंप्लीट हो गई 50%, एक बार को मैंने कह दिया। अब 50% रिएक्शन होने से क्या हुआ कि ये जो है इसका अमाउंट तो चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा अमाउंट चेंज हो जाएगा। मैंने कहा कि 50% रिएक्शन हो गई तो इसका मतलब अब जो है हाइड्रोजन और क्लोरीन वो कितना बच गया 5-5 मोल। लेकिन चेंज जो है वो क्या आएगा कि आपके जो वाटर लेवल है, क्योंकि पहले जो गैस थी वो ज़्यादा थी, प्रेशर ज़्यादा था, लेकिन अब जो प्रोडक्ट बना HCl वो सॉल्युबल हो गया, तो जो गैसेस प्रेशर है वो क्या हो गया कम हो गया, तो ये जो वाटर लेवल होता है ये ऊपर आ जाता है, ये क्या हो जाता है ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पर इसका वाटर लेवल राइज हो गया। अब वाटर लेवल राइज होने से जो वॉल्यूम था वो क्या हो गया कम। अब इंपॉर्टेंट बात है कि सेम रेशियो में वॉल्यूम डिक्रीज होता है, तो अब जो वॉल्यूम बचा है वो है 5 लीटर। कितना है 5। तो अब इस केस में जब आप देखेंगे कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो कंसंट्रेशन जो हाइड्रोजन की है वो कितनी है मोल पर लीटर, कितने मोल बचे 5, और वॉल्यूम भी कितना बचा 5 1। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जब आप रिएक्शन करवाते हो तो कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं होती, लेकिन अमाउंट जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया कि इसका एग्जाम्पल क्या है, आप चाहो तो डायरेक्ट याद कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है, वाटर सेपरेशन की वजह से और HCl की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। तो जिस रेशो में आपके अमाउंट डिक्रीज हो रहा है हाइड्रोजन और क्लोरीन का, उसी रेशो में जो है वॉल्यूम भी क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, वाटर लेवल बढ़ रहा है और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, जिससे कंसंट्रेशन क्या रह रही है मेंटेन रह रही है। तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा फर्स्ट एग्जाम्पल। अब बाकी जो तीनों एग्जाम्पल हैं तीनों का जो कंसेप्ट है वो सेम है, और कंसेप्ट जो है वो है एक्टिव कंसंट्रेशन का। क्या कंसेप्ट है एक्टिव कंसंट्रेशन का। अब देखिए देखते हैं क्या दे रखा है इसमें। यहाँ पर बाकी जो एग्जाम्पल है ये हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस के एग्जाम्पल है। हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस का मतलब क्या है, देखिए N2O ये आपकी गैस है, ये आपके प्लेटिनम है, मतलब प्लेटिनम जो है वो कैटलिस्ट का काम कर रहा है, प्लेटिनम की सरफेस पे रिएक्शन कराई जा रही है, ठीक है, और डिकम्पोज होकर क्या बना रही है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। क्लियर। यहाँ पर आपके अमोनिया है, अमोनिया का डिकम्पोजिशन है। अब देखिए अमोनिया का फॉर्मेशन जो था वो हैबर प्रोसेस था,
ये डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया डिफरेंट है। यहाँ पर आपके जो कैटलिस्ट दे रखा है वो या तो मॉलिब्डेनम हो सकता है या टंगस्टन हो सकता है, ठीक है। क्या बना रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। सिमिलरली यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड है 2HI है, और गोल्ड की प्रेजेंस में या गोल्ड की सरफेस पे रिएक्शन हो रही है, और क्या बन रहा है, हाइड्रोजन और आयोडीन। अब यहाँ पर ये जो तीनों एग्जाम्पल हैं ये 0 ऑर्डर के हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और आपको बताता हूँ, अगर मान लीजिए यही रिएक्शन, जो तीनों रिएक्शन है इसकी अगर हम बात करें, अज्यूम करें अगर ये तीनों रिएक्शन आप कैटेलिस्ट की एब्सेंस में कराओगे तो रिएक्शन का ऑर्डर चेंज हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे इसका तो मुझे कंफर्म है, अगर हाइड्रोजन आयोडाइड की अगर आप गोल्ड की एब्सेंस में रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, चेंज। आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है 2 होता है, फिर भी मैं कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपने क्या देखा, गोल्ड की प्रेजेंस में ऑर्डर क्या हो गया, 0। तो यहाँ पर हेटेरोजेनस कैटालाइसिस में जो कैटलिस्ट है वो क्योंकि रिएक्शन का मैकेनिज्म चेंज कर रहा है तो ऑर्डर भी चेंज कर देता है। तो ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं, 0 ऑर्डर रिएक्शन के। आपको याद रखना है, N2O के लिए हमने प्लेटिनम काम में लिया है, अमोनिया के लिए मॉलिब्डेनम या टंगस्टन, और HI के लिए गोल्ड। अब यहाँ पर जो है वो क्या कंसेप्ट काम आता है, इसका तो मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया। अब इन तीनों का जो कंसेप्ट है वो क्या है, जैसे मान लीजिए ये कमरा है, अब इस कमरे में जो है गैस प्रेजेंस है, कौन सी, जैसे मान लीजिए अमोनिया प्रेजेंट है। अब अमोनिया का जब मैं डिकम्पोजिशन करा रहा हूँ मॉलिब्डेनम या टंगस्टन की प्रेजेंस में, तो होता क्या है, अब इसको आप ऐसे समझिए कि पूरा कमरा है जिसमें आपके अमोनिया प्रेजेंट है। अब ये जो बोर्ड है ये मॉलिब्डेनम या टंगस्टन का है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होती है एक्चुअल में, एक्टिवली जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो रहा है, वो जो मॉलिक्यूल्स इस पे एड्जॉर्ब हैं, अधिशोषित हैं, वो रिएक्शन कर रहे हैं। तो मैंने क्या कहा कि जैसे मान लीजिए बोर्ड है और इस पे अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं, एड्जॉर्ब हो रखे हैं, ठीक है, ये अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं, पूरे बोर्ड पे मॉलिक्यूल्स हैं। तो होता क्या है कि जो अमोनिया के गैस के मॉलिक्यूल हैं वो धातु की सतह पर अधिशोषित होते हैं, अभिक्रिया करते हैं और प्रोडक्ट बना के निकल जाते हैं। क्लियर। अब क्या होता है कि जैसे ही वो निकले जगह खाली हो जाती है, तो जैसी जगह खाली होती है तो पूरे कमरे में जो है गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल यहाँ आ जाता है। तो उससे होता क्या है, उससे ये होता है कि जो अमाउंट है गैस का पूरे कमरे में वो तो चेंज हो रहा है, लेकिन जो इस बोर्ड पे अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं, बोर्ड का मतलब मेटल की सरफेस पे, वो चेंज नहीं हो रहे। मतलब वो एक निकलता है दूसरा आ जाता है, एक निकलता है दूसरा आ जाता है। तो यहाँ पर जो टोटल जो कंसंट्रेशन है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एक्टिव कंसंट्रेशन, किस पर, मेटल की सरफेस पर, वो चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पूरे गैस में, जो पूरे कमरे में जो गैस है वो तो नॉर्मल हम उसको अमाउंट या कंसंट्रेशन कह सकते हैं, लेकिन जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करिए मेनली वो कौन सी है, ये वाली, इसको हम कहते हैं एक्टिव कंसंट्रेशन। तो क्योंकि रिएक्शन के दौरान एक्टिव कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है, इसलिए जो रेट है वो ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करती है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये एग्जाम्पल थे आपके 0 ऑर्डर के। तो 0 ऑर्डर जो है नॉर्मल कंडीशन में नहीं होती है, स्पेशल कंडीशन में होती है। 4 एग्जाम्पल मैंने आपको देके समझा दिया और इसके पीछे कंडीशन बता दी कि अमाउंट तो डिक्रीज हो रहा है लेकिन जो एक्टिव कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं होती है रिएक्शन के दौरान, इसलिए जो है वो 0 ऑर्डर शो करता है। मतलब रेट जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।